ठीक है, तो आपने अभी देखा कि सोडियम इस पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है एक मेटल है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की श्रेणी में रखा गया है। और साथ में हमारे जितने भी इधर राइट साइड में येलो कलर में है वो क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेज है ना, मोस्टली सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आप ये ध्यान रखना। ये सारी जितने भी ये क्या है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, गैसेज है। ये तो खैर हमारी मतलब संतृप्त गैसें हैं एक तरह से, ये रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिव गैसेज है। और ये सारे जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये सब हमारी गैसेज हैं। ये सब क्या है, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, इसके साथ अब ये सारे ये जितने भी आप देख रहे हो फौजी कलर में, ये सब मेटल्स हैं। आप इस चीज पे एक एक मेटल्स को आप देख सकते हो, सभी आपको मेटल्स ही मिलेंगे। ठीक है, जिनको आप जानते हो मोस्टली, वो क्या है, AU, है ना, और आपके AG, ये क्या है, सिल्वर है, ये गोल्ड है। इस तरीके से आपका कैडमियम, है ना, और कुछ ज्यादातर के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, देख सकते हो आप अपने सर्च करके। PB, लेड हो गया, है ना, ज्यादातर ये जितने भी हैं मोस्टली आप देख, जैसे सोडियम है ना, पोटेशियम है, ये सब आप जानते हो इनके बारे में। तो अभी हम पहले एक को लेके चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट किया, तो न्यूक्लियस बना लेते हैं सोडियम का। इस सोडियम का जो हमारा, अभी हम सोडियम को लेके चल रहे थे। सोडियम का खैर हम मेटल नहीं बनाएंगे, वो सॉरी वायर नहीं बना सकते, तो सोडियम की जगह वायर किसका बना सकते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम में आसान रहेगा, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में ठीक है, ये सोडियम है। अब सोडियम में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है इसका 11। ठीक है, 11। हाँ, तो 11 आपने जो है तो यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11। हाँ, इसमें प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने छोटा सा बना दिया है, 11 प्रोटॉन्स हुए हैं। और इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? देखो इसमें, हाँ, इसमें एटॉमिक वेट इसका जो था, एक मिनट में क्लियर कर दूं, इसका एटॉमिक वेट है 23। 23 होने की वजह से इसका अब आपको डिफरेंस करना पड़ेगा ना, यानी कि एटॉमिक मास है 23। Yes, sir. तो न्यूट्रॉन आप पे कितने हो जाएंगे? 23 माइनस 11, 12। हाँ, तो 12 उसके अंदर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं हम इसके जो है इसकी शेयर वो बनाते हैं ऑर्बिट्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट बना लेते हैं पहले। तो आपको पता है कि 2n² फॉर्मूला होता है। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर n = 1 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या आएगा,
2। तो यहाँ पे पहला एक बना दिया हमने E माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इस तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑर्बिट बना लेते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए दोबारा से यहाँ पे हाँ सेकंड में 8 ही इलेक्ट्रॉन बन पाएंगे। तो यहाँ पे E माइनस, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब फिर इसके बाद में अभी हमें और बनाना है एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाना है इसमें। तो यहाँ पे आपका ये, तो यहाँ पे बचेगा अभी, देखो 2 तो पहले हो गए, 10 बाद में हो गए, बचा कितना 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, देखो मैंने इसको रेड कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि मेटल्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री। ठीक है, वो फ्री इसलिए हैं क्योंकि देखो कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, अपने को स्टेबल करना चाहता है। ध्यान से समझना इस चीज को, अपने को स्टेबल कब कर पाएगा वो, जब उसकी जो 2n² फार्मूले के हिसाब से उसकी ऑर्बिट में पूरी स्टेबिलिटी बैठती हो। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट तो पूरी स्टेबल है क्योंकि 2 है उसमें, सेकंड ऑर्बिट में कितने होने चाहिए 8, और 8 है कि नहीं सेकंड ऑर्बिट में, 8 बनना है इलेक्ट्रॉन। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड में 2n² के हिसाब से बताओ कितने होने चाहिए। जब आपने n इक्वल्स टू, देखो 2n² है ना, तो 2 इंटू, सॉरी इसमें आएगा इंटू ऐसे 2n², तो n की जगह आपने 3 रखा, इंटू फिर दोबारा से 18 3। ठीक है, तो यानी कि इक्वल टू आपका आ गया 18 आया ना। तो यहाँ पे 18 आना चाहिए था, यहाँ पे है कितना, एक है ना। यानी कि अब यहाँ पे एक होने की वजह से अब या तो इसको कितने 17 मिल जाए कहीं से। तो 17 इलेक्ट्रॉन मिलना क्या आसान बात है, नहीं 17 इलेक्ट्रॉन कोई भी दूसरा कोई नहीं देगा इसे। इससे अच्छा क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अपना डोनेट कर दे, किसी को दे दे, या फिर ये फ्री हो जाए। तो फ्री होने से क्या होगा कि फ्री कब होगा, ऐसे अपने आप फ्री नहीं हो जाएगा। फ्री होने के लिए कुछ एक्सटर्नल इसके अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो फ्री होगा। या तो कहीं से रिएक्शन करे किसी से तब फ्री होगा, या फिर वायर में आप कोई वोल्टेज अप्लाई करो तब फ्री होगा। वैसे तो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर ये फ्री हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे किया, वो भी हम सिचुएशन देखेंगे डायग्रामेटिकली। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहलाता है क्योंकि नॉर्मल ये जो है फ्री ही रहता है एक तरह से, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ये छोड़ के जा सकता है, लेकिन इसकी क्या होगा, ये विद इन द बाउंड्री ऑफ द मटेरियल रहेगा। तो ये जो है आप ये ध्यान रखो कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये फ्री ही रहेगा, यानी कि ये इससे बाहर इस पर्टिकुलर इस एटम को छोड़ के जा सकता है, लेकिन ये इसकी बाउंड्री के अंदर रहेगा। बाउंड्री का मतलब जैसे एक आप सोडियम एटम ये देख रहे हो, दूसरा इसके बराबर में होगा, तीसरा इसके बराबर में, एक पर्टिकुलर एक छोटे से आपके पास अगर पीस है तो उसमें बहुत सारे एटम्स रहते हैं, ये आप जानते हो। एक एटम से तो कोई चीज बनती नहीं है। आप जैसे कोई भी 1 ग्राम को कोई सोडियम आप लो, तो ऐसा तो नहीं एक ही एटम होगा उसमें उसमें अरबों खरबों उसके अंदर जो है क्या होंगे, सोडियम एटम्स होंगे। तो वो जो ये है आपका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो उसके अंदर घूमता रहेगा, वो आप इस तरीके से मतलब अपने आप ही हमेशा वो जो है सर्कुलेट होता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है इसमें, इस प्रोसेस में।
ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा है न्यूटन लॉ की वजह से वो अपने आप ही इस तरीके से घूम सकता है। ये क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है कि जब हम सोडियम के अंदर कोई भी बैटरी लगाते हैं उसके वायर बनाने के बाद, तो वो क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। सोडियम ले लो या फिर आप क्या ले सकते हो, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सब चीजें क्या है, ये मेटल्स है। मैंने सोडियम का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आसानी हो गई कैलकुलेशन में, तो इसलिए आपको सोडियम का मेटल का मैंने एग्जाम्पल लेके बताया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आयरन में भी, कॉपर में भी, सब में आप करके देखना, सब में ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा या 2 होगा, दोनों में। ठीक है, सब में। तो ये इस वजह से ये इसको छोड़ देगा। और अब देखो, हाँ हाँ बेटा बताओ। सर फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल्स में होता है या फिर नॉन मेटल्स में भी होता है? नॉन मेटल्स में फ्री नहीं होते बेटा, केवल मेटल्स में। ठीक है, फ्री क्यों हुआ इसका मैंने ये बताया। अगर आप कोई भी नॉन मेटल लो तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नहीं मिलेगा। फ्री क्यों नहीं मिलेगा मेटल्स, नॉन मेटल में? क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो होंगे यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ऊपर होंगे, 4 या 4 से ऊपर। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री नहीं हो सकते, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो उसको एक आध इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के जा सकता है किसी एटम को, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेगा, 4 या तो कोवलेंट बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है, या फिर कोई और ज्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। 4 वाला ये आयनिक बॉन्ड है ना, तो ये क्या होता है, डोनेट हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री करना तो चलो ठीक है, किसी भी मटेरियल की बस की बात है, लेकिन इससे ऊपर जाने पे फिर वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होने लगती है, तो वो इस वजह से आयनिक बॉन्ड नहीं रह जाते। आयनिक बॉन्ड नहीं होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होने की वजह से। ठीक है, तो यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक या दो किसी भी मैटर के कोई भी हो, चाहे तो अगर मेटल में हमेशा क्या होगा, एक या दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मिलेंगे, इस वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और नॉन मेटल में एक दो नहीं होने की वजह से मान लो 6-7 है, 4 है, 4 से ऊपर है, 3 है, तो वो क्या होगा, वो नॉन मेटल्स की श्रेणी में रखे जाते हैं। उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, वो इससे हमेशा चिपक जाएंगे। आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करो वो इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर के अंदर नहीं हो पाएगा, कोई भी उस मैटर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हम छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का। तो मेटल्स का एक बना लेता हूं मैं।
ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एक ये देखो इसमें हमने क्या किया, एक मेटल का हमने पीस लिया है छोटा सा ये, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए आपका कॉपर का पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपर का ले रहे हैं मेटल्स का। तो कॉपर मैंने बनाया, कॉपर का एक छोटा सा, ये है आपका कॉपर। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे हमें बनाना है, इसके अंदर की चीजें बनाते हैं, न्यूक्लियस और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएंगे हम, ठीक है ना। देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ ऊपर साइड में, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है। सर पीछे से क्या था? क्या बेटा? हाँ, एटम, एक एटम को शो कर रहे हैं हम, और एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने सारे इलेक्ट्रॉन तो बना नहीं सकते यहाँ पे, हमने इसलिए एक ही एटम बनाया है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आउट अभी बताया ना मैंने, मान लीजिए सोडियम होता है, सोडियम का न्यूक्लियस बना दिया और साथ में एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे समझ में आया इतना आपको? देखो जैसे सोडियम का एक मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया और साथ में उससे एसोसिएटेड एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे मान लीजिए कॉपर का है, तो कॉपर के बारे में बात चल रही है, तो कॉपर का एक न्यूक्लियस हो गया और उसके साथ में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एटम होंगे ना इसके अंदर, कॉपर के अंदर। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने बैटरी मान लीजिए नहीं लगाई, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब कहीं भी फ्री है, तो कहीं पे भी इस तरीके से घूम सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर उड़ के चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेंगे जब बैटरी नहीं लगी है, और ऐसा हमेशा होता है किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो क्योंकि फ्री होते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जिसके बारे में अभी पूरा डिस्कस किया गया था। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, अब जब हम बैटरी नहीं लगाएं तब ये क्या होगा, उस केस में ऐसे घूमेंगे। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो फिर इस वजह से इसमें करंट भी फ्लो होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी समय पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो 0 होता है। क्यों? देखो मान लो, जैसे मान लो पर्टिकुलर हम यहाँ की बात कर लें, इस जगह की, तो क्या होगा, जितने मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो 50 ही इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में। टोटल नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कितना हो गया, यानी कि इसकी वजह से जितना करंट फ्लो हुआ, उसकी जगह वजह से जितना करंट फ्लो हुआ वो क्या हो गया, नेट अमाउंट 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए थे 50 इस डायरेक्शन में, 50 इस डायरेक्शन में, तो 50 की वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ है ना, और इस 50 की वजह से राइट डायरेक्शन में, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, 0। जब हमने बैटरी नहीं लगाई है, ये आपकी बुक में भी है, ये चीज ध्यान से समझो इस चीज को, साइंस की बुक में जो है आप देखोगे इस चीज को,
कि जब हम कोई भी बैटरी नहीं लगाते हैं उस कंडीशन में करंट फ्लो कितना होता है, 0। वो आपने देखा भी है। कभी भी किसी मेटल को आप अगर इलेक्ट्रिकल आपने सप्लाई नहीं दे रखी है तो क्या वो करंट लगता है? आपको नहीं लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तब भी फ्लो हो रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो यानी कि उस केस में यहाँ पे कितना नेट करंट कितना होता है, 0। ठीक है, ये रीजन समझ में आया आपको? मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो टोटल नेट फ्लो एक पॉइंट पे कितना हो गया, 0 हो जाएगा। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो टोटल नेट फ्लो कितना हो जाएगा करंट, लेफ्ट और राइट। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर आप इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में लेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में लेंगे तो दोनों माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, करंट राइट डायरेक्शन में अगर आप किसी वायर में फ्लो करा रहे हो फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, टोटल करंट कितना हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट जो भी सम आएगा वो आएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। तो इस वजह से अगर आप बैटरी नहीं अप्लाई किए तो करंट फ्लो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम बैटरी लगा दिए हैं। बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, आपने देखा है कि बल्ब जो है जलने लगता है, ठीक है। बल्ब आपका जलने लगता है, ये आपने देखा है कि नहीं? बैटरी लगाने के बाद बल्ब जलता है कि नहीं जलता है? तो बच्चों देखा है, बैटरी जब आप लगा देते हो तब आप वायर के थ्रू इस तरीके से तो कनेक्शन करते हैं, तो आपका बल्ब जलने लगता है। तो उसका रीजन अभी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है बैटरी लगाने के बाद। नॉन मेटल में आप कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हो यहाँ पे? मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं वुड का एग्जाम्पल, या फिर कार्बन। कार्बन मतलब कोयला, ठीक है, कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, या फिर वुड का ले रहे हैं ना, वुड आपने वुड का पीस लिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, सर क्लास का टाइम ओवर हो गया। अभी नहीं बेटा, 9:30 पे होगा। सर 9:20 पे सर 10 मिनट्स का हमें ब्रेक मिलता है। 9:20 पे कहाँ है, देखो एक मिनट दे रहा, 9:30 पे होगा बेटा, देखो 9:30 पे देखो। यस 9:30 पे होगा। हाँ तो ठीक है। ओ सर मैंने सोच लिया था 10:20 हो रहे हैं, सॉरी। ठीक है, इस केस में, ये नॉन मेटल केस में बल्ब नहीं जलता है, और मेटल के केस में बल्ब सर जलता है। आपने देखो नॉन उसका, मेटल के केस में एटम्स में माइनस के साइन क्यों दिखाए हैं? हाँ तो इसमें अच्छा, नॉन मेटल्स में देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसमें, लेकिन वो बाउंडेड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे, मैं वही उसका बता रहा हूँ ना आगे, कि इसका जो रीजन, इसमें क्या होगा, आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो या नहीं करो वो उसके साथ बाउंडेड होंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, अभी मैं इसे बता रहा हूँ, मुझे समराइज करने दो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी मेटल के केस में, तो अभी मेटल खत्म नहीं हुआ बेटा, मेटल मैंने इसलिए किया अभी कॉपी, क्योंकि फिर बाद सर में क्या होता जो है। क्लोरीन होती है सब वो नॉन मेटल होता है ना? हाँ हाँ हाँ, क्लोरीन और ऑल गैसेस आर नॉन मेटल्स, राइट। जितनी भी गैसेस हैं सब नॉन मेटल्स है। बट अब तो देखो उससे भी साइन माइनस का साइन आ जाता है। किसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में?
तो सर क्लोरीन पे जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं Cl, उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ना, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। इस वजह से उसको हम जो है क्या करते हैं, हमें क्या करना है, डोनेट करना है, रिसीव की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। जब कंडक्टिविटी की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमें निकालना है एटम से बाहर। तो निकाल हम किस में सकते हैं, मेटल में। नॉन मेटल में क्या करेंगे, हम रिसीव करेंगे, या आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को देना है, तभी तो आप फ्लो करा पाओगे। भाई किसी वायर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करा सकते हो, यस जब आप सर। इलेक्ट्रॉन को वायर में छोड़ो। अब यहाँ पे जितने भी आपका सोडियम हो गया या फिर आपका कॉपर हो गया, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वायर के अंदर फ्लो करा देते हैं। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन में तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में शायद 7 होते हैं ना, तो 7 की वजह से मैंने बताया था 4 या 4 से ऊपर होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ध्यान रखो, सोडियम में सॉरी क्लोरीन में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सर में होंगे क्लोरीन 7। 7 होंगे में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, सोडियम सॉरी ओके सर। क्लोरीन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देख लेना 7 होंगे। 7 की वजह से उसमें क्या होगा कि उसका कितना होता है, 17 होता है ना। 17 की वजह से एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17 की वजह से 2, 8 और 7। तो 7 की वजह से 4 से ऊपर हो गए, 4 या 4 से ऊपर या 3 या 3 उससे ऊपर हो गए ना। तो इस वजह से वो रिसीव ही करेगा, वो डोनेट नहीं कर सकता। और डोनेट नहीं कर सकता, ओके रिसीव सर। करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वो नॉन मेटल्स के उसमें रखा गया है। अब देखो इसमें जब हम इसकी बात कर लें पहले मेटल्स में, नहीं तो फिर टाइम भी हो रहा है। देखो इसमें अभी हम देखो जैसे यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे कौन सी फील्ड जनरेट होगी, इधर साइड में पॉजिटिव। इधर साइड में कौन सी फील्ड जनरेट होगी, राइट साइड में, ये होगी निगेटिव। इसी तरीके से इसमें भी सेम केस हो जाएगा, इसमें भी ये जो है आपकी निगेटिव आ गई, उधर साइड में आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव फील्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड लगने की वजह से यहाँ पे क्या सर है, रेड वाली नेगेटिव। पॉजिटिव है या ग्रीन वाली? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड लेफ्ट। मैंने तो एक डायमेट्रिक डायग्राम में बताया है। तो देखो इसमें आप ग्रीन वाली पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना बैटरी का टर्मिनल। ये बैटरी का टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से इस जगह कौन सी फील्ड अप्लाई होगी, पॉजिटिव फील्ड। पॉजिटिव। हाँ, और इस डायरेक्शन में कौन सी नेगेटिव अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर जो पॉजिटिव फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे कि नहीं, क्योंकि सेम चार्ज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ और इस डायरेक्शन में क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव की वजह से सेम चार्जेज होगा, सेम चार्जेज रिपेल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में होंगे वो किस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, ऑब्वियस ये आएंगे इस डायरेक्शन में। आएंगे कि नहीं, जब आपने बैटरी लगा दी तो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो जाएगी, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है इधर यस उधर सर। घूमेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाएंगे। अब वो एक यूनिफॉर्मली एक डायरेक्शन में नेट फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में ये जो है क्या होगा, नेट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और होगा किस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हो रहा है ना इस पिक्चर के हिसाब से। तो यानी कि यहाँ से ये यस जितने सर। भी इलेक्ट्रॉन होंगे वायर के अंदर, वो सारे के सारे इस पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, ये भी तो एक वायर है, ये भी एक मेटल का वायर है, इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, बैटरी के अंदर चले जाएंगे, बैटरी के अंदर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे दोबारा से। तो दोबारा से इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये मिलेगी, नेट। इलेक्ट्रॉन को मैंने ई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ध्यान से इस चीज को। लेकिन यहाँ नीचे नॉन मेटल के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाउंडेड हैं, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल बताया आपने। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप कितनी भी फील्ड लगा लो, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, नेट फ्लो कितना होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो छोड़ ही नहीं रहे, तो अपने अपने न्यूक्लियस के साथ चिपके हुए हैं, एटम्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना हो जाएगा, 0, नो करंट। ठीक है, नो ओके सर। इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो इलेक्ट्रॉन। सर पर बैटरी जो होती है, जो हम 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, तो वो भी तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती है, तो वो वाले तो रिवॉल्व कर सकते हैं। नहीं, बैटरी के अंदर बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप।
वो वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे उसको पंपिंग करा के इस तरीके से फ्लो कराती रहेगी। ये इस पिक्चर के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो इस वजह से इधर निगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बैटरी किस डायरेक्शन में करा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, जो ये देखो घड़ी की दिशा जो होती है उसके उल्टी डायरेक्शन है ना, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जो क्लॉक जो है अपोजिट, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा नहीं कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लगा दो तो पॉजिटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बैटरी वर्क्स जस्ट लाइक ए पंप। जैसे आपका पानी का मोटर होता है घर में, तो वो क्या करता है, इसको वाटर को फ्लो कराता है बस, केवल वाटर को जनरेट नहीं करता। इन द सेम वे बैटरी ओनली सर्कुलेट्स द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, है ना। बैटरी डजंट जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेगी, वो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन उसको ही मूव कराएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर, देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, करंट का फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऐसा साइंटिस्ट ने एक जनरल माना है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लो, करंट फ्लो की डायरेक्शन आपने देख ली और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन भी आपने देख ली। करंट फ्लो की डायरेक्शन रेड कलर से है और इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन जो है कौन से कलर से, ग्रीन कलर से है। तो आप जानते हैं करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये आपका करंट की डेफिनेशन है। यानी कि एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो आपका क्या होता है, करंट कहलाता है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो हमारा क्या है, करंट है। करंट की यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी एम्पियर। ठीक है, और किस चीज से मेजर करते हैं, एम्पियर मीटर से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना ही रहने देते हैं। क्लास का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके, इसको बना लेना कॉपी में सब लोग, और इसको समझ भी लेना। इसकी क्लास की वीडियो जो है वो भी ग्रुप में यूट्यूब पे डाल के मैं आपको दे दूंगा, कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो इसके इसमें मेटल केस की बल्ब जल रहा है और इसमें नहीं जलेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको लेकिन करना जरूर, आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट क्लास हुई है आज, है ना। वैसे तो हमेशा इसमें वर्क एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चलते हैं सारे, चाहे स्विच बोर्ड से रिलेटेड हो चाहे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ध्यान से इसे पढ़ा करो, क्लास में प्रेजेंट रहा करो, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, वेलकम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। Good night.